सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मन्नू बहुरिया और बुआ का नमस्कार। नमस्कार। भाई क्या बात है, इतनी खुश हाँ, क्या मिल गया? खुशी की तो बात है ही हुआ। देखिए क्या है ना कि जब स्वस्थ रहे और तबीयत ठीक रहे तो खुशी तो रहती ही है ना। वैसे स्वस्थ रहे और तबीयत ठीक रहे एक ही बात है वैसे। हाँ। लेकिन हाँ एक बात है कि पैसा बहुत हो और बचत करें, ये अलग अलग बात हो जाती है कि नहीं? ये तो बहुत जरूरी बात भी है और हमारे श्रोता ने भी बहुत सारी बातें लिखकर भेजी है। तो आज है विश्व बचत दिवस जिस पे हम बातें करेंगे। और आज जो कि हमारे सभी श्रोता सोमवार का बेसब्री से इंतजार करते हैं कथा सुधा का। तो कथा सुधा में आज सुनवाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी सुखमय जीवन का पहला भाग। इसका हम पठन सुनेंगे और खेल खेल में बच्चों को कैसे शिक्षा मिल जाती है ये जानकारी आपको भी है और कुछ हमें भी है, तो हम लोग मिलकर साझा करेंगे इस बात को। हाँ। और जैसे आपने अभी मुस्कुराने की बात कही कि तुम बड़ी मुस्कुरा रही हो, तो ये है ना तो अच्छे से दांत साफ करके आई थी तुम। अब समझ में आया कि ये जो बत्तीसी दिखाई दे रही थी, वैसे 32 होते नहीं है दांत, फिर भी ये कहावत बनी हुई है कि 32 दिखाई देना। लेकिन खैर इस 32 की जब हम बात करें यानी दांतों की, तो इनके रख रखाव की बात करेंगे। बिल्कुल। तो कैसे स्वस्थ रहें इस विषय पर ध्यान देंगे। हमारे श्रोता ने भी बहुत सारी बातें लिखी हैं। जी हाँ, कि क्या क्या करना चाहिए। तो मतलब बार बार ये तुम बता रही हो कि जिन्होंने नहीं लिखी है वो भी लिखकर भेज दें कि क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। लेकिन पहले बचत से शुरू करते हैं। आज विश्व बचत दिवस है, वर्ल्ड सेविंग डे, और इसकी शुरुआत 30 अक्टूबर सन 1924 में इटली के शहर में हुई थी, मिलान शहर में हुई थी। और जब अंतर्राष्ट्रीय बचत बैंक ने इटली के मिलान शहर में आयोजित एक अधिवेशन में विश्व बचत दिवस मनाने की पहल की और अधिवेशन के अंतिम दिन को विश्व बचत दिवस के ही रूप में घोषित कर दिया गया और लोगों ने उत्सव के रूप में इस दिवस को मनाया था। और इसके बाद जैसे कि 1928 से ये विश्व बचत दिवस मतलब मनाया जाने लगा पर। बिल्कुल। और एक गाना भी तैयार किया था। हाँ, मतलब ये इतना पॉपुलर हो गया था, कहना चाहिए कि लोगों ने एक जो थे उन्होंने गाना भी तैयार किया था। और वैसे बुआ जी इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि लोगों में सेविंग यानी बचत की जो आदत है वो जागरूक हम कर सकें। क्योंकि क्या है ना कि आधुनिकता के चलते है या खर्च में बढ़ोतरी के कारण आर्थिक स्थिति में असंतुलन पैदा हो जाती है, जिसके कारण हम कई बार कर्ज के बोझ तले भी दब जाते हैं। और इस तरह से कहना चाहिए कि ये जो चीजें हैं वो हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में या ये भी है कि इस तरह से हम परेशानियों से घिर जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। पैसा कमाना तो आसान है, उसे बचाना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए थोड़ी और समझदारी चाहिए। कहीं ना कहीं सब में अलग अलग तरह के हुनर होते हैं। कमाने के किसी में हुनर होता है, किसी में बचत का हुनर होता है। लेकिन भाई कमाने का हुनर है तो साथ में बचत का हुनर भी हो जाए तो भाई सोने पर सुहागा है। और बचत की अगर हम बात करें तो नियमित आय का एक हिस्सा जो होती है उसे आरक्षित करना, ताकि इसका उपयोग हम अपने भविष्य के लिए कर सके। अब बहुत सारे ऐसे लोग भी कहते हैं ना मन्नू बहुरिया कि भाई बुरा सोचना ही क्यों, जरूरत ही क्यों पड़ेगी। तो ऐसा होता नहीं है। सोचने से बहुत चीजें होती हैं, लेकिन ये जो पैसा है अगर हमने रख लिया और कुछ दिक्कत आई और काम आ गया तो अच्छा है, नहीं तो हमारा तो है ही, कहीं जाना तो है नहीं। और वैसे भी बुआ जी ये है ना कि बचत के आजकल बहुत साधन है। मतलब आप
घर में तो कर ही सकते हैं कि गुल्लक में आपने पैसा जमा कर दिया, इधर रख दिया, उधर रख दिया, लेकिन अभी बहुत सी तरीके हो गए हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं। आप बैंकों में पैसा आप जमा कर सकते हैं, कई बहुत सारी योजनाएं हैं, बीमा योजनाएं हैं, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। यानी कि उसमें पैसे में बढ़ोतरी भी होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़ोतरी भी होती रहती है, आपकी बचत भी होती रहेगी, और इस तरह से आप अपना बचत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, करना शुरू कर दीजिए। हमारे साथियों ने ये भी लिखा है कि ढेर सारी बधाई आज के दिन की, ये बात भी सही है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 30 अक्टूबर को मनाया जाता है, हमारे साथी ने लिखा है, और वही चीजें इन्होंने भी लिखकर भेजी है कि इससे आर्थिक स्थिति में असंतुलन पैदा होता है, इसलिए अनावश्यक पैसों का खर्च बिल्कुल न करें। आज की बचत से कल का भविष्य स्वर्णिम होता है, इसी मद्देनजर लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल। तो हालांकि इन्होंने ये लिखा है कि एक साथी ने ये भी लिखा है कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, पर भारत में 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बचत के महत्व को रेखांकित करता है। बचत का अर्थ है अपनी नियमित आय का एक हिस्सा किफायती करना या आरक्षित करना, ताकि इसका उपयोग उज्जवल भविष्य बनाने में किया जा सके। अपने भविष्य को सुरक्षित रखना, बर्बादी से बचाकर संसाधनों को भी सुरक्षित रखना। विश्व थ्रिफ्ट दिवस व्यक्तियों के लिए बचत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और देश के विकास में एक जिम्मेदार योगदानकर्ता के रूप में देश की आर्थिक वृद्धि के लिए भी पैसा बचाना महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। और जैसे कि बात आई कि भाई बचत कैसे की जाए, हाँ ये तो महत्वपूर्ण है। तो बहुत छोटी सी बात है कि जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो उस समय ही पहले बजट आप बना लीजिए। तो शॉपिंग में जाएंगे ही नहीं फिर तो ऐसा भी तो होगा, फिर कहेंगे ठीक है भैया पर्स रख दो, बैग रख दो अंदर और चलो वापस। नहीं, बचत करना है, कंजूसी नहीं करनी है। अच्छा ठीक है, ये बात सही है। बिल्कुल। तो भाई त्योहार का समय है, आपको शॉपिंग करनी है, बच्चे हैं, बहुत सी चीजें हैं, घर में जरूरत पड़ती ही रहती है, नई चीजें आती रहती है, लेकिन अपना बजट आप पहले से बना लें। आप ये सोच के निकले कि भाई हमको इतना रुपए खर्च करना है, तो उस रुपए से ज्यादा ना खर्च करें। बिल्कुल सही बात है। और इसमें अगर कुछ लगता है आपको कि भाई हमारे पास सामान तो लिस्ट में 10 था और हमारे बजट के हिसाब से 8 आ रहा है, तो उसमें फिर आप तय करें कि उसमें से प्राथमिकता किसको दी जाए और कौन सी चीजें बहुत मूलभूत जरूरत की हैं, जिनके बिना नहीं चल सकता। तो ऐसे में क्या होता है मन्नू भौरिया कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हर को पढ़ें आप लिस्ट को बार बार और उसको देखें कि इसके बिना काम चल सकता है कि नहीं चल सकता है। तो आप 1-2 बार जब अपने आप से प्रश्न करेंगे तो स्वयं जवाब आएगा कि अच्छा इसको काटा जा सकता है। तो देखिए कभी कभी हो सकता है कि उसमें से जो हम बात कर रहे हैं कि 8 की जरूरत है, हो सकता है 6 की ही जरूरत थी, हमने 10 अनावश्यक लिख लिया था। तो जितनी बचत आप करना चाह रहे थे उससे भी ज्यादा बच सकता है पैसा। बिल्कुल। और जैसे आधुनिकता की हमने बात की कि भाई बाजार में नई नई चीजें आती हैं, जैसे नए फोन आ रहे हैं, लैपटॉप आ रहा है, तो आपको जरूरत नहीं है लेकिन आपको ये गैजेट चाहिए। मतलब ये है कि नया है, तकनीक है, मजा आएगा, अच्छी फोटोज आएंगी, उसके लिए ये सब चीजें खर्चे ना करें, क्योंकि ऐसे में बजट तो बिगड़ता ही है। और बाजार में तो नई नई चीजें आती ही रहती हैं, तो मन दबा कर रखें। नहीं लेकिन हाँ, फोन के बारे में अक्सर ये बहुत बढ़िया विषय है। फोन जो है, गैजेट जो है, इसके लिए वाकई हम ऐसे लालच में आ जाते हैं और फिर आप देखें कि आपकी ज़रूरत क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया देख लिया, फोटोग्राफ्स खींच लिए और बस फाइल वगैरह मैनेज कर ली, है ना, और ज़रूरत की चीज़ें उसमें इकट्ठा कर ली बस। तो अब उसके लिए बहुत महंगा फ़ोन लेना ज़रूरी नहीं है। और जहाँ तक अगर आप देखेंगे तो कैमरा लगभग कम पैसे में भी अच्छे कैमरे वाले फ़ोन आ रहे हैं। तो आप देख लें कि आपकी ज़रूरत क्या है, सिर्फ देखा देखी नहीं कि भाई फला ने खरीदा है तो हम भी खरीद लें। तो बस यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें, बिल्कुल देखा देखी पर न जाए। वैसे हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि ज़रूरी है बचत करना ताकि मुसीबत के वक्त काम आ जाए। इंसान चाहे किसी भी स्तर का हो, अपने बच्चों के लिए ज़रूर सोचता है, पैसा बचाता है। बचत दिवस नहीं जिंदगी होना चाहिए, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी बचत आने वालों के लिए होती है। लेकिन पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। लेकिन अपने बुढ़ापे के लिए जरूरी है। अगर पैसा ना हो तो कोई नहीं पूछता, यहाँ तक कि कहीं कहीं अपने परिवार वाले भी नहीं। इसलिए बचत करिए ताकि घूमने फिरने, मनचाहा खरीदी करने के काम आ सके और बच्चों को भी बचत से बचपन से बचत करना सिखाइए। बात कही है इन्होंने, वाकई मतलब बचत तो खुद भी करें और बच्चों को बचपन
से ही ये आदत डाल दे। जैसे हम गुल्लक पहले भी लिया करते थे बुआ जी, आपको याद होगा, बिल्कुल, घर में गुल्लक होता ही था। तो बहुत आसान रहता है, देखो बैंक तक जाओ, अब ऐसे तो थोड़ा बड़ा रुपया है, आप उसमें डालते रहिए, सामने ही आया और आपने डाल दिया। हाँ, और पहले के समय में तो ये खासकर होता था कि घर पे कोई आया है, किसी ने पैसा दिया है 50 रुपए 100 रुपए, तो बच्चों से ये कहा जाता था जाओ अपनी गुल्लक में डाल दो, और एक समय के बाद उसको फोड़ा जाता था और उस पैसे से बच्चों के लिए ही कुछ उनके मनपसंद की चीजें खरीद दी जाती थी। तो लेकिन कभी कभी घर में भी काम आ जाती थी, वो बड़ी दुखती वाली बात होती थी। लेकिन हाँ, एक तो मिट्टी का गुल्लक होता था और एक होता था बाद में जो पाउडर आदि के जो डिब्बे होते थे, उसके नीचे ऐसे काट दिया जाता था उसको, उसको भी लेके पकड़ा, छेनी हथौड़ी से उसको काटा जाता था और ऐसे डब्बा रखा रहता, तो लगता ही नहीं था कि इसमें पैसे रखे हैं जी। तो वो भी बड़ा अनोखा तरीका था। बाद में जब भर जाता था फिर उसका उसको पूरे टीन को काटना पड़ता था, तब पैसे निकलते थे। तो गुल्लक ऐसे भी बनते थे। तो आपने कैसे गुल्लक बनाए हैं ये बताइए। फिलहाल हम गीत सुनते हैं, सुनाते हैं। बिल्कुल गीत सुनेंगे बुआ जी। एक बात और जो क्या बहुत जरूरी है, हाँ बहुत जरूरी है। देखिए बचत की तो बात हम कर ही रहे हैं, लेकिन पैसे में भी वृद्धि कैसे करें। मतलब आप जो काम कर रहे हैं वो तो काम करिए, साथ साथ में मतलब किसी और के जरिए से, मतलब कुछ दूसरा काम, मतलब आमदनी बढ़ाने का भी कुछ प्रयास करिए। बिल्कुल प्रयास कीजिए। आपके पास अगर समय है तो एक्स्ट्रा कुछ काम आप करके अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। क्या बात है। तो ये भी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास समय है, अगर आपको लगता है कि आपने ये ड्यूटी तो कर ली जी, इतना काम कर लिया, इतना यानी कि अगर कोई नौकरी में है तो कुछ व्यापार छोटा मोटा आप कर सकते हैं, अपनी कला का उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय का साधन बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा सुझाव है और इस पर ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल। और जैसे कि हर बार थीम होती है, तो इस बार की थीम है अपने कल को जीतो। यानी कि अपने भविष्य को आप सुरक्षित करेंगे, और इसके लिए वित्तीय शिक्षा भी बुआ जी बहुत जरूरी है। और ये शिक्षा आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। आपको जैसे अगर नहीं पता है कि किस तरह से पैसे आपको इन्वेस्ट करने हैं, या किस तरह से इन्वेस्ट करें कि ज्यादा तेजी से बढ़े, या कुछ और काम कर सकते हैं। जी हाँ, तो इसके लिए बहुत सारी कक्षाएं चलती हैं। तो इस तरह से भी आप अपने पैसे जो आपने बचाए हैं उसे बढ़ोतरी आप कर सकते हैं। तो इस तरह की भी शिक्षाएं आप लीजिए और अपने पैसे की बचत कीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो एक गीत सुन ले। बिल्कुल।
मौसम है एक जैसा, ला 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 पैसा ये पैसा, पैसा है कैसा, नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा, ये हो मुसीबत न हो मुसीबत, हो मुसीबत न हो मुसीबत, साथ साथ न हो। तो भाई पैसा ना हो मुसीबत, हाँ, ना हो तो मुसीबत, हो जाए तो मुसीबत, तो लेकिन अगर उसको ठीक ढंग से रखा जाए तो कुछ भी मुसीबत नहीं रहती है जी। बचत का अर्थ सब अलग अलग है। वैसे हमारे साथी कुछ परेशान भी हैं, लिख रहे हैं यहाँ बचत की बात ही बेकार है। मेरी श्रीमती जी को जिस वस्तु पर नजर जाती है बाजार में, वो चीज को पाने के लिए बच्चों जैसे जिद करने लगती हैं, समझाने पर उग्र हो जाती हैं। तो बाजार जाना बंद कर दें ऐसा? भाई थोड़ा बहुत समझाएं कि इतना ही आपके पास बजट है, क्योंकि कभी किसी दिन बहुत बड़ी चीज की फरमाइश की तो आप अगर उसे नहीं पूरा कर पाएंगे तो वो उस समय जो चीजें आप कहेंगे, जो बात आप उनसे कहेंगे, वो आप अभी से कह दीजिए कि भाई ये संभव नहीं है, हमको इतना पैसा बचाना ही है। और फिर ऐसे में ही क्या होता है कि पति पत्नी आपस में एक दूसरे को अपने सारे जितने आय के साधन है वो नहीं बताते हैं, जितना पैसा मिलता है उसमें से कुछ कटौती करके बताते हैं। तो यही इन सारी चीज़ों से, चाहे वो पति ऐसे कर रहे हो या पत्नी, ये एक बार फिर विचार करना होगा कि यहीं पर फिर से वो वाली चीज़ें हो जाती है, छुपाने वाली प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। बुआ जी वही मैं अभी कहने जा रही थी ना कि देखिए क्या है कि ये तो इन्होंने बोल दिया कि साड़ी की जिद होती है, ज्वेलरी की जिद होती है, ये मतलब एक कहना चाहिए कि लोगों का यही एक सोच होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अगर फिजूल खर्ची की बात करें हम, तो ये पुरुषों में भी देखा गया है। हाँ नहीं, ये तो भाई ये इन्होंने अपनी बात लिखी है, इन्होंने ऐसा नहीं लिखा है कि स्त्रियां करती हैं। ये बात है कि जो भी करता है उसको सोचना चाहिए। और फिर ऐसे में क्या होता है कि फिर पति लोग या पत्नी और आय के साधन ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, लेकिन ऐसे में कभी पूर्ति नहीं हो पाती है। अगर किसी की भी जिद करने की आदत है तो, या आप खुद अपने मन को अगर नहीं रोक पाते हैं तो आप कितना भी आय का साधन बढ़ा लें, कितनी भी आमदनी बढ़ा लें, सब बेकार हो जाता है। बिल्कुल सही बात। वहीं एक हमारे श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि विश्व बचत दिवस, भाई वाह, बचत का भी वैश्विक दिवस है। वैसे बचत जीवन का मूल मंत्र है। बचत से हम अपने दुरूह जीवन को आसान बना सकते हैं। यद्यपि संचय न करने का निर्देश है, अपरिग्रह करते हुए जीवन यापन करते रहने का भी उपदेश है। इस दृष्टिकोण से बचत का तात्पर्य जीवन कम से कम वैश्विक सामग्री के प्रयोग करने से ही है।
इससे संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होगा और बची हुई सामग्री अन्य के प्रयोग आ सकेगी। हमारी वित्तीय बचत का भी तो यही प्रयोजन हुआ करता है। अतः देश और विश्व के हित में बचत सदा से ही हितकारी रहता है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही साथी लिखते हैं कि पैसे बचाने का महत्व सरल है। ये आपको अपने जीवन में अधिक सुरक्षा का आनंद लेने की अनुमति देता है। आप अपने आपातकालीन स्थिति के लिए नकदी अलग रखी है तो कुछ अप्रत्याशित घटित होने पर आपको वापस पैसे मिलेंगे। यदि आपने विवेकाधीन खर्चों के लिए बचत अलग रखी है तो आप जोखिम लेने या नई चीज़ों को आजमाने में सक्षम हो सकते हैं। तो इसी बचत करने की प्रैक्टिस को प्रमोट करने के लिए हर साल 31 अक्टूबर को ये वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे यानी कि बचत दिवस मनाया जाता है। तो बात सही है, हमारे सब साथी समझते हैं। सबको अपनी अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुरूप ही समझना होगा और बचत करना होगा। ये कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि कोई सब जगह यही लागू हो जाए, है ना। बिल्कुल बाजी। और रही बात बचत की, तो भाई बचत की बातें तो हो गई। अभी खेल खेल में जो हम बच्चों को क्या क्या सिखा सकते हैं या सिखा देते हैं और वो कितनी जल्दी इस खेल के जरिए चीजें सीख जाते हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और आजकल अगर देखा जाए वजह तो शिक्षा का जो पैटर्न है वो बहुत बदल गया है। बिल्कुल सिर्फ कॉपी पेन लेके बैठ के बच्चों को नहीं सिखाया जाता। बाहर बहुत से गेम खिलाए जाते हैं जिसके द्वारा उनको जी पहले भी ऐसे ही किया जाता था। अब तुम लोगों को हम लोगों का बचपन तो पता ही नहीं है। तो देखो भाई, ऐसा है कि पहले भी लोग पिकनिक पर जाते थे। पिकनिक पर जाना भी एक तरह से कुछ सिखाना होता था, प्रकृति का दर्शन कराना होता था, एजुकेशनल टूर होते थे, है ना। और ऐसे ही हम लोगों को तो देखो पहाड़ा भी जब याद कराया जाता था तो कितने मजे से गा गा के याद कराया जाता था, है ना। और क्या बात है। सारा पूरा क्लास एक साथ बोलता था। जब टीचर बोलते थे उसके संग एक साथ बोलते थे। तो अभी जैसे आज के ज़माने में अगर ए फॉर एप्पल कहेंगे या क से कबूतर कहेंगे तो क से अभी टीचर कहते थे, सारे बच्चे एक साथ बोलते थे कबूतर, तो कितना मज़ा आता था। तो वो कोई पढ़ाई तो नहीं होती थी। तो बिल्कुल सही बात है, पहले भी अलग अलग ढंग से सिखाया जाता था। लेकिन अभी भी बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसे शिक्षकों के वीडियो आते हैं जो बहुत अलग अंदाज में पढ़ाते हैं। यहाँ तक कि ग्रामीण स्कूल जो हैं, बहुत सारी बेसिक जो पाठशालाएं हैं सरकारी, उसमें भी शिक्षक जो हैं वो अपने हुनर को दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो खेल खेल में गाते बजाते बड़े मजे से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। बिल्कुल, है ना। और बुआ जी, ये जो खेल है ना, बच्चों में कल्पनाशीलता को बढ़ाता है। मतलब वो उस खेल के जरिए कहना चाहिए कि बहुत सारी चीजें वो सृजन भी करते हैं। मतलब एक तरह का ये बोल दिया जाए कि एक अगर उनको रुमाल दे दिया जाए तो रुमाल में आपने कुछ एक चीज सिखाई है, लेकिन वो अपनी क्रिएटिविटी लगा के अपनी कल्पनाशीलता से और कुछ ना कुछ वो जरूर बना देते हैं। तो इस तरह से खेल खेल में ये मानसिक विकास तो उनका होता ही है और शारीरिक विकास भी होता है। मतलब बिल्कुल होता है। अगर वो स्वस्थ रहेंगे तो दिमाग भी अच्छा चलेगा। दिमाग भी अच्छा चलेगा। ऐसे ही छुपन छुपाई की बात करें, हम लोग जो शारीरिक खेल खेलते थे उसमें बहुत सारे विचार जो हैं वो नए नए आते थे उनको, कि कैसे छुपना है, क्या करना है ना। और एक जैसे दिमाग की तेजी कि अगर सामने आ गया तो कैसे बचना है। तो ये सारी चीजें भी हम अप्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं जो पता नहीं चलती। अब पतंग उड़ाना ही जैसे है, है ना। कैसे आप देखते हैं उसको, कैसे समझते हैं, कैसे ढील देना है, किसी चीज को कितना तनाव में रखना है, ये सारी चीजें पतंग भी सिखाती है। हाथ और मस्तिष्क का जो मेल संतुलन है वो कैसे सिंक्रोनाइज आप करते हैं, ये सारी चीजें आप सीखते हैं। अब इसी तरह से जैसे गार्डन में आप ले गए तो वहां पर फूल वगैरह है, फूल पत्तियां है, तो कलर आपने सिखा दिया कि भाई ये कलर, ये कौन से कलर का है, तो बच्चों को वो याद रह जाता है। फूल है, तो अभी जैसे बात करेंगे हम लोग की कहानी की, तो भाई बचपन में हम लोगों ने दादी नानी की ज्यादा कहानियां सुनी है और उसके माध्यम से जो सबक मिलता था वो बिल्कुल अलग ही होता था। और वो हमेशा मतलब ताउम्र याद रह जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे और भी हैं। जैसे आजकल तो, जैसे तुमने आजकल की बात की, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स आ गए हैं, या एक ऐसे छड़ी जैसा रहता है, स्टैंड पर रहता है, उसमें रिंग्स डालते हैं बच्चे ना, छल्ले डालते हैं, बड़े से छोटे 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 छोटे। तो उसमें उन्हें गिनती भी आ जाती है, रंग भी आ जाते हैं, उन्हें आकार भी समझ में आ जाता है कि सबसे बड़ा कौन है, उससे थोड़ा छोटा कौन है, उससे थोड़ा छोटा कौन है। तो दृष्टि भी जो है उनकी तेज होती है। उन्हें मालूम है कि सबसे बड़े के बाद दूसरे नंबर वाला ही रखना है, सबसे छोटा नहीं रख सकते, नहीं तो वो बीच में चला जाएगा। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो ये इस तरह की चीजें हैं। मतलब बहुत से ऐसे मुझे खेल याद आ रहे हैं कि जिससे हमने सीखा भी। तो जैसे आपने लुका छुपी की बात करी, वैसे नदी पहाड़ करके एक
होता था, खेल हुआ। बिल्कुल, नदी पहाड़ होता था, तो वो पता होता था कि पहाड़ मतलब ऊपर है, नदी यानी नीचे है। बिल्कुल सही बात है। इससे भी हम काफी कुछ सीखते थे। तो और भी चीजें हैं, जैसे कि रंग तो हो ही गया, और बाहर अगर जब आप गार्डन में खासकर आप लेके जाते हैं तो विभिन्न तरह के पक्षी भी आपको दिखाई देते हैं, तो पक्षियों का रंग कैसा है, ये सारी चीजें भी हम सीखते हैं। और हम और भी बहुत सीखेंगे, लेकिन एक गीत सुनेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो भाई देखो, ऐसा है ना कि पहेली भी ऐसी ही चीज है कि जिससे कि हमारा दिमाग बहुत तेज होता है और कल्पना के जो है ना उड़ान लगानी पड़ती है। बिल्कुल, कि अब किसकी बात चल रही है। लेकिन अभी थोड़ा कार्यक्रम में ब्रेक लेंगे मैम, और आगे चलते हैं जी।
तो अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, और हम बूझ रहे थे पहेलियां गीत के माध्यम से। हाँ। तो भाई ये भी बहुत अच्छा तरीका था, है भी अभी भी, कि पहेली बूझी जाए तो जाहिर है कि कल्पना को जो है ढेर सारे पंख लगाने पड़ते हैं, उड़ना पड़ता है। हाँ। तो हमने जैसे कहा ना कि पहले ये सब होते थे खेल, तुम लोग ये मत सोचो कि आज ही बड़े खेल खेल में सिखाते हैं। नहीं तो ये भाई नए और पुराने की लड़ाई हो गई। नहीं, ये तो है ही। और वाकई इस देखो खेल जो भी होता है उसमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए हमें, कि हमें किस तरीके की किस समय जरूरत है और किस उम्र के बच्चे हैं। अब जैसे एक छोटी सी, हम लोग जैसे सब बच्चे बैठ जाते हैं और बीच में अपनी उंगली रख देते हैं और कहते हैं चिड़िया उड़, तोता उड़, हाथी उड़। तो है तो ये बड़ा बचकाना सा आपको लगेगा खेल, लेकिन बताओ इसमें क्या क्या होता है। अभी भाई जाहिर है कि हमें सोचना पड़ता है, एक तो दिमाग बहुत तेज रखना पड़ता है कि बिल्कुल बस ऐसे आया और हमें जवाब देना है, मतलब उंगली उठानी है कि नहीं उठानी है। फिर याद करना पड़ता है कि अच्छा कौवा उड़ता है कि नहीं उड़ता है, हाथी उड़ता है कि नहीं उड़ता है। तो चीजें सब हैं, बस खेल खेलते रहना चाहिए हमें लगता है। है ना? बिल्कुल। और खेल खेल में तो वाकई बहुत सी चीजें सीखी जाती हैं। एक हमारे श्रोता हैं बुआ जी, वो लिख रहे हैं कि खेल बच्चों की स्वाभाविक क्रिया है। भिन्न भिन्न आयु के वर्ग के बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं। ये विभिन्न प्रकार के खेल बच्चों के संपूर्ण विकास में सहायक होते हैं। खेल से बच्चों का शारीरिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास एवं नैतिक विकास को बढ़ावा मिलता है। किंतु अभिभावकों की खेल के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति एवं क्रियाकलाप ने बुरी तरह प्रभावित किया है। अतः ये अनिवार्य है कि शिक्षक और माता पिता खेल के महत्व को समझें। क्या बात है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि खेलते रहें और देखें कि कोई अच्छा ही खेल बच्चे खेले। यूं तो खेलते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे भी खेल हैं जिसमें उन्हें नुकसान भी हो जाता है, तो उन सब से दूर रहें और शिक्षाप्रद खेल जो हैं उनका पूरा लाभ उठाया जाए। और फिलहाल जो कहानियों की बात चल रही थी, तो कथा सुधा पे आगे बढ़ते हैं। इसमें भी कहीं ना कहीं सबक है। बिल्कुल सबक है। तो लीजिए कहानी सुनिए। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी एक ऐसे विद्वान जिन्हें साहित्य, दर्शन, भाषा, विज्ञान, प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व ज्योतिष सभी विषयों पर महारत हासिल थी। उनकी रचनाओं में वेद, उपनिषद, सूत्र, पुराण, रामायण, महाभारत के संदर्भों का संकेत मिलता है। भाषा के धनी थे वो। स्वाभ्यास से संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं पर असाधारण अधिकार उन्होंने स्वयं प्राप्त किया और मराठी, बंगला, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन जैसी भाषाओं की भी अच्छी जानकारी हासिल की। सिर्फ 10 साल की आयु में संस्कृत में भाषण देकर उन्होंने भारत धर्म महामंडल के विद्वानों को हैरान कर दिया था। 20 साल की आयु में उन्होंने जयपुर की वेधशाला के जीर्णोद्धार और उससे जुड़े शोध कार्य के लिए गठित मंडल के सदस्य के रूप में कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर शीर्षक से अंग्रेजी ग्रंथ की रचना की थी। उनकी असाधारण योग्यता से प्रभावित होकर पंडित मदन मोहन मालवीय ने उन्हें बनारस बुला लिया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने प्राच्य विद्या विभाग के प्राचार्य और फिर 1922 में प्राचीन इतिहास और धर्म से संबद्ध मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर का कार्यभार संभाला। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने बहुत छोटी आयु में 1922 में इस संसार को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी इस अल्प आयु को देखते हुए उनके लेखन का विस्तार चौंकाता है। उनकी रचनाओं में कहानियां, कथाएं, आख्यान, ललित निबंध तो है ही, साथ ही गंभीर विषयों पर विवेचनात्मक निबंध, शोध पत्र, समीक्षाएं और उन्होंने समकालीन साहित्य, समाज, राजनीति, धर्म, विज्ञान, कला पर जो लेख लिखे हैं वो सभी शामिल हैं।
इसके अलावा वैदिक पौराणिक साहित्य, पुरातत्व, भाषा जैसे विषयों पर प्रबंध लेख और टिप्पणियां सभी कुछ सम्मिलित है। गुलेरी जी ने स्वयं तो किसी स्वतंत्र ग्रंथ की रचना नहीं की, लेकिन उन्होंने फुटकर रूप से काफी लिखा। हिंदी साहित्य में उन्हें सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली जब 1915 में सरस्वती मासिक में उनकी कहानी प्रकाशित हुई, उसने कहा था। ये कहानी शिल्प एवं विषय वस्तु की दृष्टि से आज भी मील का पत्थर मानी जाती है। कथा सुधा में आज हम लेकर आए हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी सुखमय जीवन। सुखमय जीवन व्यवहारिक ज्ञान के एक ऐसे कोण पर प्रकाश डालती है कि सुनने वाले, पढ़ने वाले अंत तक कहानी से बंधे रहते हैं और जब कहानी समाप्त होती है तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान खिल जाती है। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। परीक्षा देने के पीछे और उसके फल निकलने के पहले के दिन किस बुरी तरह बीतते हैं, ये उन्हीं को मालूम है जिन्हें उन्हें गिनने का अनुभव हुआ है। सुबह उठते ही परीक्षा से आज तक के कितने दिन गए ये गिनते हैं, और फिर कहावती 8 हफ्ते में कितने दिन घटते हैं ये गिनते हैं। कभी कभी उन 8 हफ्तों पर कितने दिन चढ़ गए ये भी गिनना पड़ता है। खाने बैठे हैं और डाकिये के पैर की आहट आई, कलेजा मुंह को आया। मोहल्ले में तार का चपरासी आया कि हाथ पांव कांपने लगे। न जागते चैन, न सोते आराम। सपने में भी यही दिखता है कि परीक्षक साहब एक 8 हफ्ते की लंबी छुरी लेकर छाती पर बैठे हुए हैं। जयदेव का भी बुरा हाल था। LLB का फल अब की और भी देर से निकलने को था। न मालूम क्या हो गया था, या तो कोई परीक्षक मर गया था या उसको प्लेग हो गया था। उसके पर्चे किसी दूसरे के पास भेजे जाने को थे। बार बार यही सोचता था कि प्रश्न पत्रों की जांच के बाद सारे परीक्षकों और रजिस्ट्रारों को भले ही प्लेग हो जाए, अभी तो 2 हफ्ते माफ करें, नहीं तो परीक्षा के पहले ही उन सबको प्लेग क्यों न हो गया। रात भर नींद नहीं आई थी, सिर घूम रहा था। अखबार पढ़ने बैठा तो उसे दिखाई पड़ता क्या है कि लिनोटाइप की मशीन ने 4-5 पंक्तियां उल्टी छाप दी हैं। बस अब जयदेव से नहीं सहा गया। उसने सोचा घर से निकल चलो, बाहर ही कुछ जी बहलेगा। लोहे का घोड़ा, जी हाँ वही साइकिल, उठाया और चल दिए। 3-4 मील जाने पर शांति मिली। हरे हरे खेतों की हवा, कहीं पर चिड़ियों की चहचह और कहीं कुओं पर खेत को सींचते हुए किसानों का सुरीला गाना, कहीं देवदार के पत्तों की सोंधी बास और कहीं उनमें हवा की सी सी करके बजना। सब ने जैसे जयदेव के परीक्षा के भूत की सवारी को हटा दिया। अब बाइसिकल भी गजब की चीज है, न दाना मांगे न पानी, चलाए जाइए जहां तक पैरों में दम हो। सड़क में कोई था नहीं, कहीं कहीं किसानों के लड़के और गांव के कुत्ते पीछे लग जाते थे। जयदेव ने बाइसिकल को और भी हवा कर दिया। सोचा था कि उसका घर सीतापुर से 15 मील पर कालानगर है, वहां की मलाई की बर्फ अच्छी होती है और वहीं उसके एक आध मित्र रहते हैं जो कुछ सनकी हैं। कहते हैं कि जिसे पहले देख लेंगे उससे विवाह करेंगे। उनसे कोई विवाह की चर्चा करता है तो अपने सिद्धांत के मंडल का व्याख्यान देने लग जाते हैं। चलो उन्हीं से सिर खाली करें। ख्याल पर ख्याल बंधने लगा। उनके विवाह का इतिहास याद आया। उनके पिता कहते थे कि सेठ गणेश लाल की इकलौती बेटी से अब की छुट्टियों में तुम्हारा ब्याह कर देंगे। पड़ोसी कहते थे कि सेठ जी की लड़की वही जिसकी आंख थोड़ी गड़बड़ है और मोटी है और 8 ही वर्ष की है। पिता कहते थे कि लोग जलकर ऐसी बातें उड़ाते हैं, और लड़की वैसी हो भी तो क्या, सेठ जी के कोई लड़का है ही नहीं। 20-30 हजार का गहना देंगे। मित्र महाशय मेरे साथ साथ डिबेटिंग क्लबों में बाल विवाह और माता पिता की जबरदस्ती पर इतने व्याख्यान झाड़ चुके थे कि अब हमारे लज्जा के साथियों में मुंह नहीं दिखाते थे, क्योंकि पिताजी के सामने ची करने की हिम्मत नहीं थी। व्यक्तिगत विचार पर साधारण विचार उठने लगे। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। सद्विचार एक तरह के पशु हैं जिनकी बलि माता पिता की जिद और हठ की वेदी पर चढ़ाई जाती है।
देश का उद्धार तब तक नहीं हो सकता। फिस, एकदम अर्श से फर्श पर गिर पड़े। बाइसिकल की फूंक निकल गई। कभी गाड़ी नाव पर तो कभी नाव गाड़ी पर। पंप साथ नहीं था और नीचे देखा तो जान पड़ा कि गांव के लड़कों ने सड़क पर ही कांटों की बाड़ लगाई है। जयदेव ने उन्हें भी गालियां दी, पर उससे तो पंचर सुधरा नहीं। अब कहाँ तो देश का उद्धार हो रहा था और कहाँ काला नगर तक इस चरखे को खींच ले जाने की आपत्ति से कोई निस्तार नहीं दिखाई पड़ा। पास के मील के पत्थर पर देखा कि काला नगर यहाँ से 7 मील है। दूसरे पत्थर के आते आते जयदेव बेदम हो लिया था। जेठ की धूप और कंकरीली सड़क, जिसमें लदी हुई बैलगाड़ियों की मार से 6-6 इंच शक्कर की सी बारीक पीसी हुई सफेद मिट्टी बिछी हुई। काले पेटेंट लेदर के जूतों पर 1-1 इंच सफेद पॉलिश चढ़ गई। लाल मुंह को पोंछते पोंछते रुमाल भीग गया और सारा आकाश सभ्य विद्वान का सा नहीं बल्कि सड़क कूटने वाले मजदूर का सा हो गया। सवारियों के तो लोग इतने गुलाम हो गए हैं कि 2-3 मील चलते ही छठी का दूध याद आने लगता है। बाबूजी, क्या हुआ? बाइसिकल पंचर हो गया? एक तो चश्मा, उस पर रेत की तह जमी हुई, उस पर ललाट से टपकते हुए पसीने की बूंदें, गर्मी की चिढ़ और काली रात सी लंबी सड़क। जयदेव ने देखा ही नहीं था कि दोनों ओर क्या है। ये शब्द सुनते ही सिर उठाया तो देखा कि एक 16-17 वर्ष की कन्या सड़क के किनारे खड़ी है। बाबूजी, क्या हुआ? बाइसिकल पंचर हो गया? हाँ, हवा निकल गई है और पंक्चर भी हो गया है। अब पंप मेरे पास है नहीं। काला नगर बहुत दूर तो है नहीं, अभी जा पहुंचता हूं। अंत का वाक्य तो जयदेव ने केवल ऐंठ दिखाने के लिए कहा था। वैसे तो ये जयदेव भी जानता था कि 5 मील 500 मील के से दिखाई दे रहे थे उस समय। अभी जा पहुंचता हूँ? हाँ भाई, इस सूरत से तो आप काला नगर क्या कलकत्ते पहुंच जाएंगे। मेरी मानिए, जरा भीतर चलिए, कुछ जल पीजिए, वो आपकी जीभ सूखकर तालू से चिपक गई होगी। चाचा जी की बाइसिकल भी है और पंप भी है, और हमारा नौकर गोविंद, वो तो बहुत अच्छा पंचर सुधारना जानता है। नहीं क्या? हाँ बोलिए, चलिए। यूं कहकर बालिका ने जयदेव के हाथ से बाइसिकल छीन ली और सड़क के एक तरफ हो ली। वो भी उसके पीछे पीछे चला। देखा कि एक कटीली बाड़ से घिरा बगीचा है जिसमें एक बंगला है। यहीं पर कोई चाचा जी रहते होंगे, परंतु ये बालिका कैसी? जयदेव ने चश्मा रुमाल से पोंछा और उसका मुंह देखा। पारसी चाल के गुलाबी साड़ी के नीचे चिकने काले बालों से घिरा हुआ उसका मुखमंडल दमकता था और उसकी आंखें जयदेव की ओर कुछ दया, कुछ हंसी और विस्मय से देख रही थीं। बस श्रोताओं, ऐसी आंखें जयदेव ने कभी नहीं देखी थीं। मानो वो कलेजे को घोलकर पी गईं। एक अद्भुत, कोमल, शांत ज्योति उनमें से निकल रही थी। कभी एक तीर से मारा जाना हुआ सुना है? कभी एक निगाह में हृदय बेचना पड़ा है? कभी तारा मैत्रक और चक्षु मैत्र नाम आए हैं? जयदेव ने 1 सेकंड में सोचा और निश्चय कर लिया कि ऐसी सुंदर आंखें त्रिलोक में न होंगी, और यदि किसी स्त्री की आंखों को प्रेम बुद्धि से कभी देखूंगा तो बस इन्हीं को। आप सितारपुर से आए हैं? जी। भैया, आपका नाम क्या है? मैं जयदेव शरण वर्मा हूँ। आपके चाचा जी? ओहो, बाबू जयदेव शरण वर्मा BA, जिन्होंने सुखमय जीवन लिखा है। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। आपको पता है, मैंने आपकी पुस्तक पढ़ी है, और चाचा जी तो उसकी प्रशंसा किए बिना एक दिन भी नहीं जाने देते। वो आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। बिना भोजन किए तो आपको जाने ही नहीं देंगे, और आपके ग्रंथ को पढ़ने से हमारा परिवार सुख कितना बड़ा है, मैं इस पर तो कम से कम 2 घंटे तक व्याख्यान देंगे ही। अभी आप सुन रहे थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कहानी सुखमय जीवन का पहला भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है: जयदेव जयंत पात्रीकर, कमला नेहा शर्मा, चाचा जी श्याम, सूत्रधार
रेणु चतुर्वेदी। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। भाई ये थी कहानी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी, सुखमय जीवन का पहला भाग ना। तो हमारे साथियों ने लिखा है वैसे कि ये बात सुनी जा चुकी है, लेकिन सब दांत जो साफ कर रहे हैं वो हम बहुत सारी फोटो भी आई हुई हैं, वो हम करेंगे, देखेंगे, गीत सुनते हैं उसके बाद। तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। दांत के लिए भी ऐसा कहा जा सकता है ना, तुमको हमारी उम्र लग जाए, लेकिन जब उम्र ही नहीं रहेगी तो दांत रखे क्या करेंगे। भाई दांत बहुत बोलना चाहिए महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जी। और जिसको हम काफी कहना चाहिए नजरअंदाज करते हैं, नजरअंदाज तो सारी सेहत के लिए करते हैं हम लोग। भाई देखो ऐसा है कि हमारे इसीलिए तो साथी लिख रहे हैं कि दांतों की सुरक्षा, दांत जीवन में 2 बार ही मिलते हैं, दूध के दांत तो टूट ही जाते हैं, परमानेंट दांत की बहुत ज्यादा देखभाल करनी होती है, वो अगर खराब हो जाए तो दोबारा फिर नहीं मिलते। ये हमारे आंतों की चक्की है, हमारा आधा भोजन यही से पचता है, इसलिए उनकी विशेष देखभाल करनी होती है। घरेलू नुस्खे हैं
फिटकरी को सेक लें, वो गर्म होकर तरल होगा और फिर सूख जाएगा। उसका पाउडर बना लीजिए, नमक मिला लीजिए, मिक्सर जार में अच्छे से बारीक कर लें। अगर बारीक ना हो तो मैदे की छन्नी से छान लें, सरसों तेल मिलाकर दांतों में लगाएं, मसाज करें, बहुत फायदा होगा। समय समय पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। क्या बात। तो इसको छानने के लिए एक बात और है, बता दें कि अगर आपके पास मैदे वाली छन्नी नहीं है तो एक कटोरी के ऊपर बारीक जो छानने वाला कपड़ा होता है उसको रख लीजिए और नीचे से उसको कस के पकड़ लीजिए, तो वो कटोरी के उस पे एकदम टाइट हो जाएगा। उस पे आप रख के उसको करेंगे तो अंदर बहुत बारीक पाउडर वाला जो है छन कर अंदर जाएगा कटोरी में। तो इस तरह से भी आप छान सकते हैं, क्योंकि बहुत थोड़ा सा चाहिए। तो दांतों को मजबूत रखिए, मसाज कीजिए। बिल्कुल। और वैसे ऐसे ही एक श्रोता ने लिखा है कि नीम के दातुन का सेवन करना, मतलब कि दातुन करना हम सभी ने जब से करना बंद किया है, तभी से दांत की क्या हमारी सेहत ने ही हमारा साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दातून से क्या होता है कि सिर्फ दांत नहीं साफ होते हैं, उन्हें मसाज होता है और भी जो थोड़ा बहुत हमारे अंदर जाता है उससे गले वगैरह भी जो है ना, उसकी जो भी संक्रमण होता है वो सब शुद्ध हो जाता है। आप कभी ध्यान देंगे तो बहुत उसका फायदा समझ में आएगा। कुछ लोग तो पहले के जमाने में जैसे कर लेते थे, उसके बाद बीच से ही उसको घुमा लेते थे, उसी से जीभ भी साफ कर लेते थे, क्लीन कर ले। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि दांतों को स्वस्थ रखने के लिए 2 टाइम ब्रश करना जरूरी है, खासकर मीठा और ठंडा कम खाएं। फिटकरी के पानी से कुल्ला करना भी अच्छा होता है। साथ ही हल्दी, सेंधा नमक को सरसों तेल में मिलाकर दांतों पर हफ्ते में 2 बार मालिश करें। अगर तकलीफ हो तो समय समय पर डॉक्टर को दिखाएं। हाँ, तो ये सरसों का तेल और ये सेंधा नमक ना हो तो नॉर्मल जो नमक होता है जो हम खाने में उपयोग करते हैं वो भी कर सकते हैं। वो बहुत दरदरा होता है, दरदरा जो भी हो उसका बिल्कुल सेवन न करें, नहीं तो दांतों पे रेखाएं आ जाएंगी, यानी खरोच सी लग जाएगी। तो बहुत उनको बारीक जब पीस लेंगे आप बिल्कुल पाउडर की तरह, तभी अच्छा है। लेकिन सेंधा नमक बहुत आसानी से मिल जाता है, इसके लिए कोई भी विकल्प देखने की जरूरत नहीं है। मन्नो बहुरिया तुम ऐसे ताक रही हो जैसे पता लग रहा है कहाँ आसमान से लाना पड़ेगा। अब देखो, स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए, विटामिन सी युक्त फल सब्जी का सेवन करें, पानी अधिक पिए, डेयरी उत्पादन का सेवन करें। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे श्रोता कह रहे हैं। बिल्कुल। और उसी तरह से एक श्रोता है, उन्होंने ये भी कहा है कि मुंह में जूठन ना रहने दें, रात को सोते समय भी अच्छे से ब्रश करना चाहिए और सुबह तो मंजन ब्रश करते ही हैं, हर खाने के बाद अच्छी तरह से कुल्ला कर लें। अगर ब्रश ना भी कर पाए तो कुल्ला कर लें। और इन्होंने भी आगे लिखा है कि पुराने ज़माने में लोग नीम की दातुन करते थे, ये पुराना तरीका है। कड़वे तेल में नमक डालकर उंगली से दांत और मसूड़ों को अच्छे से मसाज करें, इससे दांत पीले नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। सरसों का तेल खाना पकाने से लेकर हेयर मसाज तक हर जगह प्रयोग किया जाता है। एंटी माइक्रोबियल गुणों से भरपूर ये तेल बैक्टीरिया को दूर करता है। माउथ इन्फेक्शन और दांतों की सड़न को दूर करने के लिए हल्दी, नमक और मस्टर्ड ऑयल को मिलाकर एक घोल तैयार करें। दिन में 1 दफा इसे भी दांतों पर अप्लाई करें। आप इसे मंजन के समान दांतों पर लगा सकते हैं। इनमें दांतों का पीलापन दूर करने और दर्द और सूजन भी दूर होगा। तो भाई देखो, सब ने इसी की मतलब हमें लग रहा है कहीं कहीं क्या मिले हुए हैं क्या लोग सरसों के तेल से कि भाई आज हमारी ही बात करना। जी। और वैसे भी बुआ जी एक चीज और है, जैसे कि अमरूद की जो पत्तियां आती हैं उसे भी अगर हम चबाएंगे तो दांतों में मजबूती आती है। जी। तो और ऐसे ही केला जब खा लेते हैं तो उसका जब छिलका छीलते हैं तो जो अंदर वाला जहाँ गूदे से जो लगा होता है उससे भी अगर आप जो हिस्सा होता है जी, तो उससे भी अगर आप अपने दांतों पर इधर उधर मसाज कर लेंगे तो भी बहुत फायदा होगा। तो रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरीके के जो प्रयोग हैं वो करते रहिए। फिलहाल हम गीत सुनवाते हैं। ला 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 धड़कने लगी दिल के तारों की दुनिया, धड़कने लगी दिल के तारों की दुनिया। जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया। जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो। ला 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 ला
ला। जो तुम मुस्कुरा दो बहारें हंसे, सितारों की उजली कतारें हंसे। जो तुम मुस्कुरा दो नजारे हंसे, जवां धड़कनों के इशारे हंसे, जवां धड़कनों के इशारे हंसे। धड़कने लगे दिल के तारों की दुनिया, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया। जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो। आहा, ला 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 ला, ला 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 ला। हवा में ये खुशबू की अंगड़ाइयाँ, ये आँखों पे जुल्फों की परछाइयाँ। ये मस्ती की धारे उबलते हुए, ये सीनों में तूफान मचलते हुए, ये सीनों में तूफान मचलते हुए। धड़कने लगी दिल के तारों की दुनिया, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया। जो तुम मुस्कुरा दो, ना ना, जो तुम मुस्कुरा दो। आहा, ला 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 ला, आहा, ला 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 ला। तो भाई इसी तरह मुस्कुराते रहिए जी। और अपने दांतों की सफाई रखिए। जी हाँ, जब दांत साफ रहेंगे तो मुस्कुराते मुस्कुराते कार्यक्रम पेश कीजिए, सुनते रहिए कार्यक्रम। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए मन्नू भौरिया और बुआ को दीजिए इजाजत, स्वीकार कीजिए। नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।